दोस्तों नमस्कार। व्यापार युद्ध होता क्या है? भारत ने ट्रेड वार इससे पहले ना तो किया और ना ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा कभी भी ट्रेड वार से जुड़ा है। लेकिन ट्रेड वार के दायरे में पहली बार विदेश नीति हो, कूटनीति हो या रणनीति हो, अगर सब कुछ समाते चला जा रहा हो तो इसका मतलब बहुत साफ है। किसी भी युद्ध से ज्यादा भयानक स्थिति या कहें ज्यादा मुश्किल हालात इस ट्रेड वार को लेकर हैं, जिसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लेकर किया था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड डील की तारीख नजदीक आ रही है, 8 और 9 जुलाई, उससे पहले भारत के सामने संकट यह है, क्या वाकई अमेरिका जिन मांगों को कर रहा है उसे पूरा कर दिया जाए, या फिर दूसरी तरफ भारत की जरूरत अमेरिका के साथ जिस बाजार को लेकर है, जिस प्रोडक्ट को लेकर है, और अगर अमेरिका उस पर सहमति नहीं देता है तो होगा क्या? दरअसल यह ट्रेड वार सही मायने में भारत की उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की परीक्षा है जिसमें इससे पहले कभी भी किसी भी दौर काल में किसी भी प्रधानमंत्री के सामने ऐसी चुनौती आई नहीं होगी। भारत के संबंध रूस से रहे, रूस के साथ बायलैटरल समझौते होते रहे, आर्थिक समझौते चलते रहे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिडिल ईस्ट के साथ भारत की करीबी बहुत पुरानी रही। ईरान के और इराक के साथ तो संबंधों का कोई आज से नहीं रहा। सिविलाइजेशन के दौर से दोनों देशों की निकटता रही। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ सस्ते मालों को लेकर तब भारत में खुली एंट्री शुरू हुई जब भारत ने अपने आप को एक बाजार के तौर पर दुनिया के सामने रख दिया। 1991 में जिस मार्केट इकोनॉमी को पीवी नरसिम्हा राव ने अपनाया, वो परिस्थितियां चीन के कच्चे माल के साथ भारत के भीतर घुसती चली गई। लेकिन इस बार ट्रेड वार का मतलब कितना खतरनाक या कितना मुश्किल भरा हो सकता है, अब धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगा है। क्योंकि यह लड़ाई अपने बाजार को, अपने उत्पाद को, अपने लेबर्स को, अपने किसानों को बचाने की लड़ाई है। पहली बार ट्रेड वार इसके भी खुले संकेत दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इससे पहले जो सामरिक युद्ध के जरिए की जाती थी, अब उसे ट्रेड वार के जरिए की जा सकती है। साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर देश के तौर पर है, लेकिन अमेरिका इस दौर में पाकिस्तान के साथ निकटता क्यों बना रहा है, और रूस ने पहले देश के तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को कल ही मान्यता क्यों दे दी, और भारत अब बड़े डील की तरफ नहीं मिनी डील की तरफ क्यों जिक्र कर रहा है कि अमेरिका के साथ डील में कम से कम भारत के मजदूर, किसान, छोटे उद्योग और संभवतः उन बड़े एक्सपोर्टर्स को लेकर मुश्किल हालात पैदा हो चले हैं जो अभी तक भारतीय इकोनॉमी का हिस्सा थे। तो क्या बीते 11 बरस में अमेरिका के साथ निकटता इस ट्रेड वार में अमेरिका के हाथों में उस कुंजी को थमा गई है जिस कुंजी के आश्रय अभी तक यह माना जाता था कि भारत पहले रशिया के करीब था। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत अमेरिका के करीब चला गया, और अमेरिका के करीब जिस तर्ज पर वो चलता चला गया, इसकी कल्पना ट्रेड वार को लेकर भारत ने की ही नहीं थी कि दबाव यह भी बनेगा कि अगर आपने रूस से कुछ भी खरीदा तो फिर आप हमारे टैरिफ के दायरे में सबसे ऊपर होंगे, यानी सबसे ज्यादा वसूली आपसे होगी। आपको रूस से हथियार खरीदने बंद करने पड़ेंगे और हथियार अमेरिका देगा। और तो और बात यहां तक चली गई कि अब रूस के बाजार से अगर भारत ने कच्चा तेल खरीदा तो भारत पर टैरिफ जो है वो 500% तक लग जाएगा। यानी आप किसी भी हाल में उस कच्चे तेल को खरीदना बंद कर दीजिए जो इस वक्त आज की तारीख में भारत में जो 80% से ज्यादा कच्चा तेल
बाहर से मंगाया जाता है उसका लगभग 42% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रशिया से आता है, यानी रूस से आता है। और उसे रोकने का जिक्र अमेरिका यूं ही नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल लाने की तैयारी हो चुकी है और वह जुलाई के बाद पास कराया जाएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह ताकत होगी कि वह इस टैरिफ डील के बाद भी 500% का टैक्स भारत और चीन खास तौर से निगाहों में है, क्योंकि अमेरिका का मानना है और अमेरिका के पार्लियामेंट्रीज और सीनेटर्स का यह मानना है और अमेरिकी कांग्रेस के भीतर यही चर्चा है कि अगर रूस के खिलाफ प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है, यूरोप प्रतिबंध लगा रहा है, तो फिर रूस युद्ध कैसे लड़ रहा है? उसको जो पूंजी मिल रही है वो भारत वहां से जो कच्चा तेल खरीदता है और चीन जो खरीदता है वही उसकी पूंजी है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि बीते 11 वर्षों में भारत जो एक व्यापक शिफ्ट हुआ प्रधानमंत्री मोदी के काल में अमेरिका के करीब गया, हालांकि इसकी कुछ शुरुआत 2011 से हो गई थी जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस दौर में भी एक चेक एंड बैलेंस बनाकर रखा गया था भारत की इकोनॉमी को लेकर। लेकिन कैसे निर्भरता बढ़ती चली गई और अब अमेरिका जिस व्यापार डील को अपनी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के आश्रय खड़ा कर रहा है, वो शायद भारत के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि बीते दिनों भारत की इकोनॉमी, भारत के आर्थिक संबंध, भारत के द्विपक्षीय संबंध का पूरा खांचा अमेरिका के साथ कैसे बढ़ता चला गया, इसकी एक तस्वीर देखिए जो अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आपको नजर आएगी। आर्थिक रिश्तों के ये पूरे चार्ट तो यही बतलाते हैं कि भारत ने ज्यादा माल अमेरिका को भेजा, अमेरिका से कम माल भारत ने लिया। यानी चीन एक तरफ भारत में ज्यादा माल भेजता है, भारत ज्यादा उससे इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। और यहां उल्टा मामला है, अमेरिका में भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मसला यह नहीं है, इस दौर में सबसे बड़ा मसला यह है कि भारत के भीतर की आर्थिक परिस्थितियां, वो चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हो, चाहे लेबर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री चल रही हो, और चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो, और शायद इन सब से हटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डिजिटल तौर पे जो भारत की पूरी पहल है, उसके मद्देनजर अमेरिका के पास आज की तारीख में सारी जानकारी है। क्योंकि भारत ने इस दौर में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की नीतियों को अपनाया, पैसा वहां से चाहिए था। अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध जिन क्षेत्रों को लेकर बनाए, और फरवरी के महीने में जब भारत के प्रधानमंत्री वाशिंगटन गए तो जो संबंधों की पूरी रूपरेखा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तैयार की, नीति आयोग ने ठप्पा लगाया, पीएमओ ने सहमति दी और इन सब के बीच विदेश मंत्री ने जरूरत बतलाया। ये सारी परिस्थितियों में भारत के भीतर जो भी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुश्किल सवाल हैं, वो सवाल आज की तारीख में अमेरिका के टेबल पर रखे हुए हैं। तो क्या अमेरिका इस बार्गेनिंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है? और इसीलिए जैसे उसने वियतनाम के साथ समझौता किया और कहा कि हम 20% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन 40% टैरिफ उस शिपिंग पर होगा जो शिपिंग आपके यहां से चलेगी और फिर चाइना के रास्ते या चाइना के शिपिंग के जरिए वो अगर अमेरिका में माल पहुंचेगा तो उस पर 40% टैरिफ लगेगा। चीन ने इसका विरोध किया। अगर वियतनाम, चीन और अमेरिका की परिस्थितियों को भी समझें तो चीन जो वियतनाम में एक्सपोर्ट करता है माल, वो 161 बिलियन डॉलर का है, और जो वियतनाम अमेरिका में करता है वो 123 बिलियन डॉलर का है। वियतनाम के सामने मुश्किल आ गई कि चीन से करीबी अमेरिका उस पर टैरिफ बढ़ा रहा है। चीन के साथ मुश्किल यह हो गई कि अब आने वाले वक्त में जो उसकी पूरी डीलिंग वियतनाम के साथ जो 100+ बिलियन डॉलर की है,
उस पर असर पड़ेगा। तो अगर कूटनीति और सामरिक नीति सब इस ट्रेड वार में जुड़ चुकी है तो इसका अगला रूप या अगली मुश्किल भारत के साथ कैसे होगी, उसका एक नजारा अगर तेल के जरिए नजर आया है जिसको हम आपके सामने रखें, उससे पहले हमें लगता है एक चीज और जान लेनी चाहिए। बहुत ही सिस्टमेटिकली अमेरिका इस दौर में पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हसीम मुनीर वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच करते हैं और अब पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू वो अमेरिका गए, 2 दिन पहले ही गए और वहां पर बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को लेकर दोनों देशों ने यानी अमेरिका और पाकिस्तान ने काम करना शुरू किया। और बकायदा अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स फॉर इंटरनेशनल अफेयर केली सैकबेल्ट और एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड इलॉन, इन सभी के साथ पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ बैठते हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके 3 दिन पहले ही क्वाड की बैठक में भारत टेररिज्म का मुद्दा उठाता है और टेररिज्म को लेकर एक सहमति होती है कि भारत कार्रवाई करे तो सबको साथ खड़े होना चाहिए। मुश्किल यह है कि वहां पर भारत या भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते हैं, सीमा पार कहते हैं। पाकिस्तान के नाम को लेकर चुप्पी थाम ली जाती है और क्वाड से जुड़े हुए देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो और अमेरिका हो, कोई जिक्र नहीं करता है, भारत भी जिक्र नहीं करता है। तो अगला सवाल यह भी है, क्या इस परिस्थिति में एससीओ की बैठक में पहलगाम का जिक्र नहीं होता है, क्वाड की बैठक में पाकिस्तान का नाम नहीं आता है, तो 2 दिन के बाद अब जब ब्रिक्स की बैठक में प्रस्ताव जारी होगा तो वहां पर क्या पाकिस्तान का नाम होगा, चीन का नाम होगा, टेररिज्म का जिक्र या फिर हवा हवाई के तौर पर होगा? क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो कि अमेरिका और वियतनाम के संबंधों में नजर आ गई। और इसके साथ अब दूसरा बड़ा सवाल है, यह पहली बार हो रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल लाया गया, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम लेकर आए और अब उस पर जुलाई के बाद उस पर मुहर लगेगी। उस बिल में लिखा हुआ है, अगर कोई देश रूस से कुछ खरीदता है लेकिन यूक्रेन की मदद नहीं करता है तो अमेरिका में उस देश से आने वाले सामान पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत और चीन पुतिन का 70% तेल खरीदते हैं और यही उनकी युद्ध मशीन को चालू रखता है। जो पैसा भारत और चीन से जाता है उसी भरोसे युद्ध कर रहा है रूस, इसका अमेरिका जिक्र कर रहा है। और उसमें लिंडसे ग्राहम जो सीनेटर है वो कहते हैं, मेरे बिल को अब तक 84 सांसदों का समर्थन मिल चुका है। यानी एक लिहाज से मैसेज बहुत साफ है। और उसमें वो कहा भी गया कि दरअसल ये बिल राष्ट्रपति को अधिकार देगा कि वो भारत, चीन और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाए ताकि वह पुतिन की युद्ध नीति का समर्थन करना बंद कर दें और उसे बातचीत की मेज पर लाया जा सके, क्योंकि इस बिल में यह ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में होगी, वह चाहें तो ढील भी दे सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल है कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को युद्ध काल के दौर में, कोविड काल के बाद से युद्ध काल के दौर में अगर आइएगा, जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था यूरोप और अमेरिका के जरिए, नाटो कंट्रीज के जरिए। उस सबसे पहले भारत सिर्फ 2% तेल रूस से लेता था और युद्ध के बाद अगर पूरा ढांचा देखिएगा तो यह 40% हो गया और पिछले महीने सबसे ज्यादा 42% हो गया। यानी भारत दुनिया का एक तरफ तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक करने वाला देश है और रूस से आने वाला कोयला और कच्चा तेल इस दौर में भारत में खूब आता है। अगर उस पर रोक ना लगाई तो 500% टैरिफ, जरा ये समझ लीजिए, भारत हर दिन 51 लाख बैरल तेल खरीदता है एवरी डे और भारत ने मई जून के महीने में 22 लाख बैरल सिर्फ रूस से लिया है। यानी इस पूरी कतार के भीतर इराक, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, इससे जितना तेल लिया गया सबका मिला भी दीजिएगा तो उससे ज्यादा रूस से लिया गया। हालांकि अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत ने अमेरिका से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया। तकरीबन 9 लाख करोड़ का तेल भारत ने अमेरिका से लिया है। लेकिन अब सवाल है कि जिस बिल को लाया गया है, यह जुलाई के बाद यह पास होगा, राष्ट्रपति को बार्गेनिंग पावर मिलेगी और पावर मिलने के बाद अगला सवाल यह है कि इस दौर में
रूस से जो खरीदार है दुनिया भर के, उसमें बहुत साफ रूस भी कहता है कि 47% तेल चीन ले जाता है, 38% तेल भारत ले जाता है, और भारत को जो तेल दिया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम कीमत पर दिया जाता है। अब यहां पर सवाल है कि भारत की प्रतिक्रिया इस पर क्या होनी चाहिए, वह भी उस दौर में जब यह पूरी की पूरी डील की बातचीत चल रही है और बहुत कम वक्त बचा है, 3 से 4 दिन का वक्त और बचा है। 8 और 9 तारीख को एक बार फिर से अगर डील नहीं हो पाई तो 26% टैरिफ के दायरे में भारत आ जाएगा, जो कि औसतन इससे पहले 2-3% था। अब यहां पर जयशंकर से जब यह सवाल पूछा गया भारत के विदेश मंत्री से, तो अगर वो नेता होते और अगर वो नौकरशाह, इस बीच को समझिए जरा, एक नौकरशाह का मंत्री के तौर पर मौजूद होना और एक मंत्री का मंत्री के तौर पर जवाब देना अंतर हो सकता है। जो तेल पर पाबंदी को लेकर कहा गया तो उन्होंने कहा सीनेटर लिंडसे ग्राहम के बिल के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में होने वाला कोई भी डेवलपमेंट हमारे लिए जरूर प्रभावित करने वाला विषय होगा। यह हमारे हित को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित करता है, इसीलिए अब हम सीनेटर लिंडसे ग्राहम के संपर्क में हैं और हमारा दूतावास, हमारे राजदूत संपर्क में हैं। ऊर्जा सुरक्षा पर हमारी चिंताओं और हमारे हितों से अवगत करा दिया गया है, इसलिए जब हम उस पुल पर पहुंचेंगे तो हमें उसे पार करना होगा। अगर हम उस पुल पर पहुंचेंगे तो यानी प्रतिबंध लगेगा, तो यानी चीजें लागू हो जाएंगी, तो और इन सब से पहले यह पूरी डील हो रही है। क्या कहा विदेश मंत्री जयशंकर ने कैमरे पर, सुनिए। इन्हीं बातों को उन्होंने अंग्रेजी में कहा। Regarding Senator Lindsey Graham's bill, well, obviously, any development, but which is happening in the U.S. Congress is of interest to us if it impacts our interest or could impact our interest. So we have been in touch with Senator Graham. The embassy, the ambassador has been in touch. I think our concerns and our interests on energy security have been made conversant to him. So we will then have to cross that bridge when we come to it, if we come to it. यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, और भारत के साथ जिस डील की परिकल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार करते हैं कि एक बिग डील होगी, उसके मतलब क्या है। अब धीरे धीरे हर कोई समझ रहा है कि दरअसल इस बिग डील का मतलब भारत के भीतर अमेरिका का पूरे तरीके से घुसना है। भारत के भीतर घुसने का मतलब यह है कि भारत की जो इकोनॉमी या जो एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर निर्भर है, उसमें अमेरिका घुसना चाहता है। और अगर अमेरिकी सामानों को परखें तो जो माल मिडिल क्लास इस वक्त भारत के भीतर किसानों से खरीदता है, उस पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो माल होता है वो शहर में आते आते एक पूरी कतार बनाता है, जिसमें मंडी की भूमिका होती है, बिचौलियों की भूमिका होती है, यहां पर शहरों में चलाने वाले मार्केट की भूमिका होती है, दुकानदारों की भूमिका होती है। एक झटके में इसीलिए जो किसान है, अगर प्याज, टमाटर, किसान को देखिएगा, यहां तक कि आम और लहसुन तक उसको कीमत नहीं मिल पाती है, जो शहर आते आते महंगा हो जाता है। अमेरिकी सामान जो आएगा वो सीधे भारत के उस बाजार में आएगा जो इस पूरी साइकिल से गुजरेगा ही नहीं, और उस पर जो परसेंटेज टैरिफ का जिक्र है, जिस तरीके से भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही वो लगाएगा, और अभी तक वो जितना लगा रहा है उतना ही वो भारत से चाहता है। यानी अमेरिका से एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सामान, वो वेजिटेबल हो सकते हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीके के वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो सीधे किसान और खेती को प्रभावित करें, वो सस्ते में मिलेंगे, क्योंकि वो पूरी कड़ी ब्रेक कर जाएगी जो भारत के बाजार तक और दुकानों तक पहुंचने की कड़ी खेतों से निकलती है। चाहे इस दौर में रिटेल सेक्टर में आए हुए अडानी और अंबानी का आप जिक्र कर लीजिए, या किसी भी तौर पर किसी भी व्यवस्था का जिक्र कर लीजिए, वह एक झटके में ब्रेक कर जाएगा। यानी सवाल सिर्फ 8 करोड़ छोटे मझोले किसानों का नहीं है,
सवाल यह है कि इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जीडीपी में योगदान जो है वह भी तकरीबन एग्रीकल्चर ग्रामीण स्थिति में 52% योगदान उसका होता है। और उसमें इस पूरी की पूरी रूपरेखा जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, जो अलग अलग तरीके से, वो डेयरी का प्रोडक्ट भी हो सकता है। कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी रूप में अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जोड़ के देख रहे हैं तो फिर वह चरमरा जाएगा। और भारत के बाजार में वही अमेरिकी सामान घुसना चाहता है। भारत चाहता है कि लेबर भारत के कम से कम काम करते रहें। इसीलिए वो टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, लेदर का क्षेत्र हो, डायमंड का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, उन जगहों पर भारत चाहता है वहां से भारत अपने माल को भेज सके। और उसके उलट अमेरिका चाहता है वह उस बाजार को भी प्रभावित कर सके। और शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति से 24 घंटे पहले भी यही सवाल पूछा गया और उनका यही जवाब था, भारत के साथ बिग डील। I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. अमेरिका के लिए भारत के साथ बिग डील का मतलब क्या है, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत के साथ बिग डील का जिक्र करते हैं तो इसके मतलब होंगे क्या? इसका मतलब शुरुआती दौर में तो डिफेंस और एनर्जी के क्षेत्र को ही सोचा गया। इसीलिए डिफेंस के क्षेत्र में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की जो बातचीत हुई, उसमें एक सहमति बनी कि हम 10 बरस तक के लिए एक डिफेंस प्रोग्राम बनाएंगे, यानी डिफेंस फ्रेमवर्क को तैयार करेंगे। एनर्जी के क्षेत्र में भी कमोवेश पीयूष गोयल ने यही बातचीत की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत की इकोनॉमी डिफेंस और एनर्जी नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर और लेबर के आश्रय भी कहीं ना कहीं इस देश को प्रभावित करती है। और बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका क्या भारत की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो चलती है उसको भी समझ चुका है? क्योंकि यह सवाल वाकई बड़ा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री से डील को लेकर कोई बातचीत नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री लगातार विदेश यात्रा पर हैं। सबकी नजरें ब्रिक्स बैठक पर टिकी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो भी जानकारी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के जरिए आई, जो भी जानकारी शुरुआती दौर में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के जरिए आई, जो भी जानकारी डील करने गए प्रतिनिधिमंडल के जरिए निकल कर आई, उन सब के बीच इस बात को बार बार भारत की तरफ से बतलाया गया कि एग्रीकल्चर और लेबर क्षेत्र को प्रभावित करने का मतलब होता क्या है। और अमेरिका की तरफ से जो जवाब निकल कर आ रहे थे कि आपकी अपनी डिप्लोमेसी अगर इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है तो उसका रास्ता हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील के जरिए नहीं निकाल सकते हैं। संयोग से यह सवाल टेररिज्म को लेकर बहस के दौरान भी आया। इसीलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, टेररिज्म का जिक्र किया गया। लेकिन बात घूम के फिर वही आती है कि अमेरिका जिस तरीके के ट्रेड को करता है और अमेरिकी कंपनियां किसी भी देश में घुसकर कैसे प्रभावित करती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण शेयर बाजार में नजर आया जब सेबी ने अमेरिका के 3 फॉर्म पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया या बैन कर दिया कि आपने 4,844 करोड़ की अवैध कमाई की, आम निवेशकों को नुकसान पहुंचाया और इन सब के साथ जो काम करने के तरीके थे वो दरअसल आप हेराफेरी कर रहे थे। सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप और उससे जुड़ी 3 कंपनियों पर कल ही बैन लगाया, कल देर शाम। और अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म पर इंडेक्स एक्सपायरी के दिन कीमतों में हेराफेरी करने का आरोप लगा और इसके लिए माना गया कि 4,843 करोड़ रुपए की अवैध कमाई जो इन कंपनियों ने की है भारत के शेयर बाजार से, उसको जब्त कर लिया जाए। यानी अमेरिका की पूरी कंपनियों के तौर तरीके भारत के भीतर एग्रीकल्चर क्षेत्र में बढ़ने के रास्ते, भारत के
खास तौर से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित करने के तरीके, रूस से कोई संबंध ना बनाने का दबाव, चीन को रोकने के लिए इस पूरे हिस्से में जो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है उसको प्रभावित करने के तौर तरीके, और शायद जो आखिरी सवाल है उसमें पूरे तरीके से अमेरिका पर निर्भर होकर भारत अपनी इकोनॉमी को चलाए और अमेरिका साथ खड़ा रहेगा, सिर्फ यह वचन और इसके आश्रय भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफाइन कर देना, शायद इसीलिए किसी भी युद्ध से ज्यादा जटिल यह ट्रेड वार हो गया है जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका अपने इशारों पर जो देश अपने बलबूते नहीं खड़े हैं उन्हें नचा रहा है। समझना भारत को ही होगा। भारत के प्रधानमंत्री की निकटता अमेरिका के साथ, शायद इसे भी समझना होगा। और इस दौर में रूस के साथ खड़े होना, ब्रिक्स को दोबारा मजबूत करना, चीन के साथ व्यापार को बढ़ाना या कम करना, और साउथ ईस्ट एशिया में एक बड़ी ताकत के साथ सवाल $4 ट्रिलियन भर का नहीं है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमी भर का नहीं है। सवाल है इस देश के भीतर लोगों के सामने अगर इस ट्रेड डील का असर पड़ेगा तो वह शायद सबसे मुश्किल हालात देश के भीतर की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होंगे, जिसका सीधा प्रभाव कॉरपोरेट पर नहीं आम लोगों पर पड़ेगा। यह मुश्किल भी है और शायद इस हिस्से को अमेरिका जानता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।